हेलो, आई एम शैल और आज हम स्टार्ट करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक में वेरी ऑनेस्टली आप लोगों को याद करने का काम ज़्यादा करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स थोड़ी बहुत हैं, लेकिन आपकी अभी जो है इसमें याद करने का काम ज़्यादा है कि कौन से एलिमेंट का रोल का फंक्शन क्या है प्लांट की ग्रोथ में। ठीक है, इसमें भी ये एक चीज़ है कि मतलब याद करने के लिए भी हमें क्लियर मालूम है, अमीनो एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अमीनो एसिड पॉलीमराइज होकर के पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो जनरली प्रोटीन्स होते हैं। तो यदि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो एंजाइम का बनना प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और जिसके कारण मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो स्टंट ग्रोथ, रिड्यूस्ड ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, देन जैसे क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टेट्रापायरोल रिंग है जिसका सेंटर एटम मैग्नीशियम होता है, और टेट्रापायरोल रिंग में नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, और इनके क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए आयरन चाहिए, और सपोज मैग्नीशियम और आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं होगी, और क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं होगी तो लीफ में हमें येलोइंग देखने को मिलेगी, दैट इज क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। वैसे तो हर एक मतलब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ करके आ चुके हैं कौन सा एलिमेंट कहाँ रिक्वायर है। जैसे न्यूक्लिक एसिड के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए। तो विटामिन्स कौन कौन से हैं, उनके स्ट्रक्चर में क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको हम थोड़ा सा कोरिलेट भी कर सकते हैं। जैसे मैग्नीज का पढ़ते हैं, मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज और क्लोराइड हमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में चाहिए। तो मैग्नीज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो पौधे फूड नहीं बना पाएंगे, तो उनकी उसमें भी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम इनको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़, फिर दूसरी चीज़ जो मिनरल एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सॉइल के थ्रू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हमें कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब में प्लांट्स को मिल जाती हैं, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो सॉइल से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज है। इसमें ये है कि दैट इज हम इस चैप्टर में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन मिनरल एलिमेंट्स की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अब हमें ये तो मालूम है कि सॉइल से ही मिनरल न्यूट्रिशन का कुछ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली जा रही है। ठीक है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लिया जा रहा है, बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है प्लांट सॉइल से लेते हैं। रूट उनको एब्जॉर्ब करती है, फिर जाइलम उनको सब ट्रांसलोकेट करके सभी पार्ट्स, प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचाता है। अब जब हम एक प्लांट को सॉइल में ग्रो करा रहे हैं तो सारे मिनरल एलिमेंट्स का वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो यदि हमें किसी मिनरल एलिमेंट का इफेक्ट देखना है, ठीक है, किसी मिनरल एलिमेंट का इफेक्ट देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉइल लेस कल्चर में ग्रो कराना पड़ेगा। सॉइल लेस कल्चर एंड सैंड कल्चर ये दो डिफरेंट चीज है। सॉइल में हम देखते हैं क्ले होगा, ह्यूमस होगा, सब ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। और जब सॉइल में बात करते हैं तो सॉइल जो होती है, सॉरी, जब हम सैंड की बात करते हैं तो सैंड मतलब केवल सैंड है, वहां कोई मिनरल न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं है। तो सॉइल लेस कल्चर कराते हैं हम, सैंडलेस कल्चर कराएंगे। सैंडलेस कल्चर उसको नहीं बोलेंगे, सॉइल एंड सैंड दो डिफरेंट चीजें, इसको क्लियर रखिए। यदि हमें किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मैं सोचूं कि मैं नाइट्रोजन का इफेक्ट देखूं कि प्लांट ग्रोथ में हमें नाइट्रोजन का, प्लांट ग्रोथ में नाइट्रोजन का क्या इफेक्ट है, तो मैं क्या करूंगी, इसको या तो मैं सॉइल में ग्रो कर, सॉरी, सैंड में ग्रो करा लूं, या फिर मैं इसको वाटर में ग्रो करा लूं। ठीक है, वाटर, प्योर वाटर लिया, और प्योर वाटर में मैंने एक नाइट्रोजन, हम 17 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, 17 एलिमेंट्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट के फॉर्म में अभी बात करेंगे हम कि नाइट्रोजन जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। आप सपोज इसका एक्स अमाउंट चाहिए, और हम इसको एक्स मतलब सपोज इसको ले लीजिए 10 मिलीमोल चाहिए सपोज, और मैं इसको 8 मिलीमोल दे दूं, तो ये कम हो गया। इसको इतना तो चाहिए ही चाहिए था, लेकिन मैंने उतना नहीं दिया, उससे कम दे दिया, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई। उसकी डेफिशिएंसी के कारण मैं ये देख रही हूँ प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके से हम वाटर में, प्लांट प्योर वाटर में वाटर को, प्लांट को ग्रो कराएंगे, उसमें डिफाइंड अमाउंट में हम मिनरल एलिमेंट्स डालेंगे। और जिस मिनरल एलिमेंट की हमें स्टडी करना है कि प्लांट की ग्रोथ में या प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में इस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या फंक्शन है, तो हम उसको डेफिशिएंसी में डाल देंगे।
डेफिशिएंट कर सकते हैं, हम उसको एब्सेंट नहीं करा सकते हैं। एब्सेंट करा देंगे तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर रिएक्शन जहां पर इस एलिमेंट की जरूरत है वो हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो डेफिशिएंट करा करके हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो सॉइल लेस कल्चर में हम किसी भी मिनरल एलिमेंट की स्टडी कर सकते हैं। इसे हम सैंड कल्चर में भी कर सकते हैं या वाटर कल्चर में भी कर सकते हैं। जब वाटर में हम प्लांट को ग्रो कराते हैं तो उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसके अलावा हम जब मिनरल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो 17 मिनरल एलिमेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही हैं जो कि मस्ट हैं, वो होने ही चाहिए। तो ऐसे मिनरल एलिमेंट 17 हैं। उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट। तो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, तो यदि हम प्लांट का ड्राई वेट लेते हैं और 1 kg ड्राई वेट लेते हैं, तो जो एलिमेंट यहाँ पर 10 मिलीमोल से अधिक के अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, हमने एक प्लांट को ड्राई कराया, ठीक है, उसके 1 किलो वेट में हम देखेंगे कि जो मिनरल एलिमेंट 10 मिलीमोल से अधिक हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, मैक्रो, और जो कम है उनको कहेंगे हम माइक्रो। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर एक हम टॉक्सिसिटी और पढ़ते हैं, तो मिनरल टॉक्सिसिटी वहीं पे जाने पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अब यहां पर हम देखते हैं, जूलियस वॉन सेक ने, एक जर्मन बॉटनिस्ट, यहाँ सब चीजें आपको याद रखनी होंगी। ईयर दिया है, बहुत कम ईयर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये दिया हुआ है तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नाम तो आपको याद ही रखना होगा। और ये क्या थे, जर्मनी से थे, ठीक है, जर्मन थे, इनकी नेशनैलिटी जर्मन थी। तो demonstrated for the first time that plant could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil। ठीक है, तो सॉइल का मतलब यही था कि यदि सॉइल में जो मिनरल एलिमेंट है वो यदि हम सॉइल में नहीं ग्रो कराएं, लेकिन हम प्लांट को प्रोवाइड करा दें तो प्लांट जो है सॉइल के अलावा कहीं और भी ग्रो कर सकता है। इनके जो एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था कि हम ये बोले कि नहीं, यदि हमें प्लांट ग्रो कराना है तो हमें सॉइल में ही ग्रो कराना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बताया कि हम सॉइल लेस कल्चर भी कर सकते हैं, ग्रो भी करा सकते हैं, बस सॉइल से उसे जो जो चीजें मिल रही हैं वो प्रोवाइड करा दो। ठीक है, तो ये टेक्निक को, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, सॉइल में ना ग्रो करा करके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो करा रहे हैं। पानी में सारे मिनरल एलिमेंट डाला, तो ये हो गया, ये टेक्निक को हमने हाइड्रोपोनिक्स कहा। ये हाइड्रोपोनिक्स है। ठीक है, तो इसमें प्लांट को पानी में ग्रो कराया जा रहा है, ये प्योर वाटर नहीं है। यहाँ पर ये जो 17 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, जो उनके लिए मस्ट हैं, जिनके बिना प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकता, अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकता, उन्हें डिफाइंड अमाउंट में, जैसे कोई 35 मिलीमोल चाहिए या कोई 40 चाहिए या कोई 5 मिलीमोल चाहिए, वो उनका रिक्वायर्ड अमाउंट हम वहाँ पर उसको प्रोवाइड कराएंगे, तो प्लांट जो है प्रॉपर ग्रोथ शो करेगा। ओके, ये था जूलियस वॉन सेक का। तो हाइड्रोपोनिक्स के बारे में उन्होंने ही बताया था। Then since then a number of improvised method have been employed to try and determine the mineral nutrient essential for plant. The essence of all this method involve the culture of plant in a soil free, क्योंकि सॉइल में ग्रो कराएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा क्या क्या वहां पर प्रेजेंट है, और हमें एक पर्टिकुलर या सभी मिनरल एलिमेंट का प्लांट की ग्रोथ में रोल देखना है, तो हमें उन्हें सॉइल फ्री मीडियम में ग्रो कराना पड़ेगा, सॉइल फ्री में कराना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा सॉइल फ्री में तो ग्रो करा रहे हो, और यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया कि कोई 35 दिया, किसी को 40 दिया, किसी को 5 के अमाउंट में दिया, तो डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन में डिफाइंड किसमें कितना पड़ा, कितने अमाउंट में मिनरल डिसॉल्व किया गया है, उस सॉल्यूशन में हमें मालूम होना चाहिए। This method require purified water and mineral nutrients salt. ठीक है, then can you explain why is this so necessary और essential? क्योंकि हमें जब हम ये 17 है, 17 में से मैंने एक कम डाला है, तो जो बाकी तो प्लांट को जो जो चीज चाहिए था मैंने उसकी पूरी नीड को पूरा किया, एक को मैंने कम डाला तो उसकी कमी के कारण हमें वो प्लांट की ग्रोथ में वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसलिए हमें प्योर वाटर लेना होगा और उसमें हमें खुद ही डिफाइंड अमाउंट में, डेफिनेट अमाउंट में हमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना होगा। ये स्लाइड्स हैं। ठीक है,
After a series of experiment in which the root of the plant were immersed in nutrient solution and where an element was added or substituted. अब यहाँ पर देखो, मिनरल डालोगे या उसको हम सोचें कि चलो मैग्नीज की जगह हम मैग्नीज हटा दें, केवल मैग्नीशियम डाल देते, सॉरी मैग्नीशियम की जगह हम सिर्फ मैग्नीज डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं और या रिमूव करते हैं, ठीक है, और उनका कॉन्सेंट्रेशन अप डाउन करते रहते हैं, ज़्यादा किया कम किया, तो a mineral solutions concentration, a mineral solution suitable for the plant growth was obtained. Okay, that by this method essential element were identified. इसकी तरीके से हमारे पास बहुत सारे हैं, 105 हैं, उसमें से 60 हम देखते हैं कि पौधों में प्रेजेंट होते हैं। अब 60 में कितने जरूरी हैं तो हम एक एक करके देख रहे हैं कि ठीक है, गोल्ड हम प्लांट में नहीं भी डालेंगे तो भी प्लांट प्रॉपर ग्रोथ शो कर रहा है, यानी वो एसेंशियल नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज हो जाती है। तो बाय दिस मेथड हमें मतलब हमने इतने सारे देखे कि 105 में से 60 एलिमेंट हमें पौधों के ड्राई वेट में मिल रहे हैं। अब 60 में से हमने 17 को बताया कि 17 में से यदि एक भी एब्सेंट है या हम उसको सोचें कि किसी दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर दें तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हम तो 2 लाइन में पढ़ के काम खत्म कर देते हैं, सीधी सी बात है, लेकिन जब जिन लोगों ने ये डिसाइड किया हो, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, उनकी सोचो कितना मतलब उनको कितना पेशेंस रहा होगा, कहना चाहिए, ठीक है। सो और एक चीज और, पहले कितना अच्छा था, ऐसा नहीं था कि मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं थी किसी भी चीज के लिए, कि आज की डेट में मैं एक कोई आर्ट वाला स्टूडेंट, लाइक जितने भी आप साइंटिस्ट के नाम पढ़ रहे हैं, मेंडल जो थे वो फादर थे चर्च में, उनके इंटरेस्ट था, उनके इंटरेस्ट से उन्होंने इतनी बड़ी मतलब एक राह दिखा दी सब, और जिसका कितना यूज़ है। तो पहले कोई ऐसा नहीं था कि हाँ आप आर्ट्स ले लिए हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप प्रीस्ट बन गए हो तो आप, मतलब हम लोगों ने बहुत कैटेगराइज कर दिया और अपनी हॉबीज़ को इस तरीके से हमने ख़त्म करने की कोशिश की है, ठीक है। बस एक प्रोफेशन है, बस आप वहाँ ऐसे करके चलते जाओ वाला हिसाब किताब हो गया है। तो जो भी अपनी हॉबीज़ है ना, उसमें ज़रूर थोड़ा टाइम ज़रूर दिया करिए, क्योंकि इसी तरीके से हमारे मतलब जितने भी हम आज इतनी अच्छे से रह रहे हैं, हर चीज़ को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो उसके पीछे इन सभी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आज हम यदि कुछ करेंगे तो हम अपने आगे वालों के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ थे कि हम यहाँ पे थे कि हम 2 लाइन में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस थी उस समय के लिए, ठीक है। हाइड्रोपोनिक हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो। हाँ, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक यानी डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में हम प्लांट को ग्रो करा करके कमर्शियली प्रोड्यूस कर रहे हैं हम टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस, सलाद की पत्तियाँ, ठीक है, सैलेड लीफ। देन ये जो है ये सैलेड लीफ ही है, ये टोमेटो दिखाया है, ये पंपकिन दिखा रहा है, कितना अच्छे दिख रहे हैं सारे। अब यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोपोनिक्स का जो है एक सेटअप दिया हुआ है। हाइड्रोपोनिक्स में हम ये एरिएशन ट्यूब ले रहे हैं, ठीक है, एरिएशन ट्यूब, क्योंकि प्लांट की रूट है, उसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इसकी जरूरत हो गई। हमने इसको प्लगिंग कर दी है, ठीक है, कि कोई और एलिमेंट, एटमॉस्फेयर में भी सब गैसेस हैं वो एंटर हो सकती हैं, तो इसलिए हमें हर जगह इसको प्लगिंग करना पड़ेगा। कॉटन जो दिख रहा है ना, इसीलिए किया गया है कि कुछ और चीज़ अंदर ना हो। हमने यहाँ सब चीज़ को एक डेफिनेट अमाउंट में डाला है, ऊपर से कुछ अंदर आकर के हमारे रेशियो को खत्म, मतलब डिस्टर्ब ना कर दे। अब ये हो गया, तो इसलिए कॉटन रिक्वायर्ड हो गया है। ओके, देन फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और ये एरिएशन ट्यूब और ये प्लांट है। तो इस तरीके से हम सेटअप करते हैं हाइड्रोपोनिक्स का एक्सपेरिमेंटली। हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट आर ग्रोन इन अ ट्यूब और थ्रू और ट्रफ प्लेस्ड ऑन अ स्लाइट इंक्लाइंड, ठीक है। यहाँ पे इसको देखते हैं, अ पंप सर्कुलेट अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्रॉम अ रिजर्वायर टू द एलिवेटेड एंड ऑफ द ट्यूब। यहाँ पर आप ये देखो कि दैट इज, ये टेक्निक, ये एनसीईआरटी की इमेज है, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा तिरछा रखा जाता है, इंक्लाइन में रखा जाता है। यहाँ से हम पंप कर रहे हैं, ये जो बॉक्स है इसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ से भेजा गया, मतलब ये पाइप के अंदर भेजा गया और उस पाइप के उस साइड से बाहर निकल रहा है। तो इससे ये क्या है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स में इनकी रूट्स जो हैं बात नहाती रहेंगी, डिप रहेंगी, और ऑक्सीजन भी प्रॉपर इनको सप्लाई होते जा रही है। तो ये इस तरीके से हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप हो जाता है।
A pump circulate a nutrient solution from a reservoir to the elevated end of the tube. The solution flow down to the tube and return to the reservoir due to gravity, जो inclined रखा है, ठीक है. Insect show a plant whose roots are continuously bathed in aerated solution. The arrow indicate the direction of the flow. छोड़, ये तो डायग्राम को हमने डिस्कस कर लिया. ओके. अब essential mineral elements. Most of the mineral present in soil can enter plant through roots. Soils root ही absorb करेगी most of the, ठीक है. In fact, more than 60 element of the 105 discovered so far are found in different plant. Sorry. ठीक है, टोटल 105 में से 60 प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें से 17 ही जो हैं वो एसेंशियल हैं, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है. कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें हमें सिलेनियम भी देखने को मिला, कुछ में हमें गोल्ड भी देखने को मिल रहा है, कुछ में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी जो न्यूक्लियर साइट पर ग्रो करते हैं क्योंकि उनके सॉइल में ये चीज़ें चली जाती हैं, या जहाँ पर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस सॉइल में हैं तो उनमें भी हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, बट ये एसेंशियल नहीं है. Then there are techniques that are able to detect the mineral even at a very low concentration, 10 to 8 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है. इतना लो कॉन्सेंट्रेशन को भी, मतलब हम जो ये सारी टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, हम उनके कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं. द क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट, जो 60 हैं वो सभी जरूरी थे क्या? तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है. देन क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी. अब जब हम बात कर रहे हैं कि एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल मतलब मस्ट है, उनके बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होने वाली है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो एसेंशियलिटी क्राइटेरिया है तो वो ये है. पहला पॉइंट देखते हैं कि द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है. उसके बिना ये चीज नहीं हो पाएगी, ठीक है. एब्सोल्यूट नेसेसरी, ओके. सेकंड बोल रहा है हम इसे सब्स्टिट्यूट रिप्लेस नहीं कर सकते कि मैग्नीशियम की जगह हम सोचें मैग्नीज से काम चले, ये चीज़ नहीं हो सकती. मैग्नीशियम चाहिए यानी चाहिए ही. हम ये नहीं सोच सकते कि हम ऑक्सीजन की जगह कोई दूसरी गैस को रेस्पिरेशन में यूज़ कर लें. वही बात यहाँ पर है. यहाँ पे ये बोल रहा था साथ पे, इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड. इसके केस में जहाँ पर हम रिप्लेस नहीं होना चाहिए. इन अदर वर्ड, डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट. मैग्नीशियम की जगह मैग्नीज से काम नहीं चलेगा. यदि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है और हम चाहते हैं कि प्लांट नॉर्मल ग्रोथ करे तो उसको मैग्नीशियम ही देना पड़ेगा उसके रिक्वायर्ड अमाउंट में. देन एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है. सीधे कोई भी रिएक्शन, जैसे हम जिंक कार्बोक्सी पेप्टिडेज की बात करते हैं, मैं इसका इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि बायोमोलिक्यूल में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अपने आप में इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आपको एक रिकॉल हो जाता है, ठीक है. तो रुबिस्को, मैग्नीशियम, तो ये चीज़ जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किसी भी मेटाबॉलिज्म में. ये एलिमेंट को डायरेक्टली या तो वो स्ट्रक्चर के फॉर्म करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं या एंजाइमेटिक एक्शन के एंजाइम्स के कोफैक्टर के रूप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट उनकी डायरेक्ट प्रेजेंस होनी चाहिए, ओके. देन बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया ओनली अ फ्यू एलिमेंट हैव बीन फाउंड टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द, वही 17 जो है, इस जो 3 क्राइटेरिया लिया उन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल केवल 17 एलिमेंट कर रहे हैं. दीज एलिमेंट्स, इनको हमने क्लासीफाई किया मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट में. मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट की क्राइटेरिया मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ड्राई वेट के 1 kg में यदि मैक्रो है ना ये, तो 10 मिलीमोल से ज़्यादा होगा तो ये हो गया मैक्रो, और यदि कम होगा तो ये हो गया माइक्रो एलिमेंट, ठीक है. तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ठीक है. 17 में से यहाँ हमने 9 देख लिए. 9 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. अब जितने बचते हैं वो क्या हो जाएंगे, दैट इज माइक्रो एलिमेंट. तो इसमें आयरन, मैग्नीज, कॉपर, ये चीज याद रखिए, मैग्नीज इसमें है और मैग्नीशियम इसमें है. आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल, ये जो है ये इतने हम इनको माइक्रो एलिमेंट, दैट इज ड्राई वेट का जो 1 किलो हम ले रहे हैं, प्लांट को हमने ड्राई किया, उसके 1 किलो वेट में 10 मिलीमोल से नीचे हैं, ओके. देन जनरली मैक्रो एलिमेंट वही चीज है, वही 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर.
यहाँ पर हमने देख लिया था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। और इसमें से यही बोल रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम CO2 एंड H2O। तो ऑक्सीजन को इसलिए क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में H2O से हमें वो H2O से की स्प्लिटिंग से, वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं मिनरल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट या इन्हें ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। यहीं पर यदि ये ट्रेसर एलिमेंट हो जाएगा तो ये ट्रेसर हो जाएगा तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम ट्रेसर एलिमेंट में हम C14 लेते हैं जो केल्विन साइकिल का है, या और दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हम लेते हैं, तो वो हमें किसी भी मेटाबॉलिज्म का पाथ को बताने में हेल्पफुल कहते हैं। ट्रेस एलिमेंट यानी विच इज प्रेजेंट लेस देन 10 मिलीमोल पर kg ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट, ओके। तो ये ट्रेस और ट्रेसर, क्योंकि TPS में क्वेश्चन था इसका। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो ट्रेस एलिमेंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल, ओके। देन 17 एलिमेंट के अलावा इन एडिशन टू द एसेंशियल एलिमेंट नेम अबव देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स सच एज सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम, ठीक है। एक चीज याद रखिए, प्लांट के केस में पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है, जबकि जब एनिमल के केस में हम ये सोडियम, ये प्लांट में ये ज़्यादा है जो रोल मतलब सेम फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। सेम फंक्शन नहीं, मतलब जैसे हम एनिमल के केस में सोडियम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, यहाँ जो ऑस्मोलैरिटी वगैरह जो है वो पोटेशियम के थ्रू होती है प्लांट के केस। अब नेक्स्ट है ये बेनिफिट्स एक है कि किस तरीके से प्लांट्स में एलिमेंट्स होते हैं। कहीं क्रॉप फील्ड का बायोमास, तो फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, कहीं कुछ सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए, तो एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्लांट की एक हेल्दी ग्रोथ के लिए ये 17 मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। Then essential element can also be grouped into 4 broad categories। अब अभी तो हमने देखा कि अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो कहाँ पर इन्वॉल्व हैं, किसी चीज की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कि कोई एनर्जी रिएक्शन में इन्वॉल्व है, कि ऑस्मोलैरिटी में इन्वॉल्व है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन में इन्वॉल्व है, या कोई एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, किसी मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम के लिए जरूरी है। तो ये 4 ग्रुप, दैट इज स्ट्रक्चर, एनर्जी रिलेटेड, एंजाइमेटिक एक्शन एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल को बना रहे हैं, जैसे DNA को बनाने में हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस चाहिए, तो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो मतलब कहीं पे भी वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट के मतलब किसी बायोमोलिक्यूल को बना रहे हैं, दे आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट दैट आर, तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है दे आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, तो यहाँ पर मैग्नीशियम, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट, तो मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, फॉस्फोरस इन ATP, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा दैट इज दीज टू, मैग्नीशियम, एनर्जी रिलेटेड केमिकल में हम ये 2 नाम देख रहे हैं, ये 4 नाम हमने स्ट्रक्चरल एलिमेंट में देखे। तो जो NCERT बोल रही है हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट में बहुत सारे हो जाएंगे, बट जो मेनली दिए जाते हैं दे आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट, इनको हमें याद रखना होगा एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स में, ठीक है। देन एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम फॉर, हाँ अब जो एंजाइमेटिक थर्ड जो कैटेगरी थी, 2 कैटेगरी हमने देखी, दैट इज फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल, सेकंड जो है एनर्जी रिलेटेड रिएक्शंस में, ओके। तो एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम, तो जैसे इन्होंने यहाँ मैग्नीशियम का नाम दिया है, तो मैग्नीशियम कहाँ रिक्वायर्ड होता है, दैट इज मैग्नीशियम जो होता है वो रुबिस्को एंजाइम, फोटोसिंथेसिस हम पढ़ेंगे तो रुबिस्को में देखेंगे, फॉस्फोइनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जिंक की तो हमने कार्बोक्सी पेप्टिडेज की बात की, इसके अलावा जिंक जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में भी चाहिए। मैग्नीज हम फोटोसिंथेसिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में देख रहे हैं। देन इसके अलावा मैग्नीज को ही हम आइसोसिट्रेट सिंथेटेज में, दैट इज क्रैब साइकिल में देखेंगे। तो इस तरीके से मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में चाहिए, क्योंकि वो नाइट्रोजनेज का कोफैक्टर के रूप में प्रेजेंट होता है।
तो कुछ इन सब का जहाँ जहाँ पे भी किसी भी एंजाइम का एनसीईआरटी में कोई को फैक्टर मेटल आयन एक्टिवेटर मेंशन किया है तो उसको बिल्कुल एक जगह पर लिख करके रख लो, जितने भी एंजाइम के साथ दिया हुआ है, ठीक है। सम एसेंशियल एलिमेंट कैन ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो वहाँ पे एनिमल के केस में जो मैं इसके पहले बता रही थी सोडियम प्ले करता है, वो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन का काम यहाँ पर प्लांट के केस में पोटेशियम का होता है। तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको पोटेशियम को याद रखना होगा, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये हम अभी लास्ट लेक्चर में ही हाउ मतलब वो दैट इज दिन के समय स्टार्च से ऑर्गेनिक एसिड डिसोसिएट होगा, प्रोटॉन को बाहर भेजेगा, पोटेशियम को अंदर लेगा, जिसके कारण गार्ड सेल का ओपी इंक्रीज होगा और एंडोऑस्मोसिस होगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे ड्यू टू डिफरेंस इन थिकनिंग ऑफ आउटर वॉल एंड इनर वॉल एंड रेडियली इलोंगेटेड माइक्रोफाइब्रिल के कारण। ओके, देन ये हो गया। अब इसके बाद एसेंशियल एलिमेंट परफॉर्म सेवरल फंक्शन। अब ये क्या क्या काम करते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम जो साइटोक्रोम एंड फेरिडॉक्सिन्स वगैरह देखते हैं, बफरिंग एक्शन, क्लोराइड सोडियम, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जस्ट हमने अभी देखा दैट इज कोफैक्टर के रूप में काम कर रहे थे, तो ये सब काम हो जाता है, ठीक है। वेरियस फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट आर गिवन बिलो, तो ये हम अभी कई बार देख चुके हैं, मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट्स को अगेन रिपीट किया है। अब दिस इज द नाइट्रोजन। अब एक एक का हमें फंक्शन याद करना पड़ेगा, यही काम जो है आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आप लोग को तो सब कुछ करना है, ठीक है। So this is essential nutrient element required by plant in greatest amount. नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जा सकता है, कुछ प्लांट्स जो हैं इस फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन मेनली क्या है, NO3 के फॉर्म में होता है। यदि NO3, NO2, NH4 तीन ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन ऑल द अबव है तो ऑल द अबव होगा, और NH4 के अलावा कहीं पर N चौथा ऑप्शन ये है तो इस केस में आपको इसको टिक करना होगा, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4th ऑप्शन, तो ये होगा, ठीक है, क्योंकि फिर हम जो मैक्सिमम मेनली एब्जॉर्प्शन को हमने चेक करना होगा, ठीक है। देन नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, पर्टिकुलरली मेरिस्मेटिक टिश्यू। देन अगेन हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। ये पॉइंट कई सारे एलिमेंट हैं, यहाँ हम याद रखते जाएंगे। नाइट्रोजन को मेरिस्मेटिक टिश्यू, क्योंकि वो डिवाइड हो रही हैं, देन डेफिनेटली सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पर उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, वही बिकॉज ऑफ एंजाइम एमिनो एसिड्स। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हॉर्मोन्स। सभी चीज़ों में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन को। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हमने पढ़ा था, हम इसको प्रोटीन्स में देख रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में देख रहे हैं, विटामिन्स में देख रहे हैं और हॉर्मोन्स में देख रहे हैं। तो ये जस्ट एक नाइट्रोजन की लाइफ साइकिल है कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो इनर्ट होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स उन्हें NO3 NH3 के रूप में फिक्स करेंगे, फिर वो NO3 NO2 के रूप में कन्वर्ट की जाएंगी, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इनको वापस से N2 में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ जो ये NO3 बन रहा है, NO2 बन रहा है, या कुछ अमाउंट में NH4 प्लांट डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। देन फॉस्फोरस, तो उसमें हमने क्या देखा, किसके किस में प्रेजेंट होता है, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फॉस्फोरस एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में पढ़ा, इन्हें हम या तो डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट H2PO4 या हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन पढ़ा हुआ है अपन ने, ठीक है। प्रोटीन्स के भी कुछ प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है और ATP में प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा, तो ठीक है। तो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स में हमने देखा था। देन पोटेशियम,
पोटेशियम जो है पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब होगा। मेरिस्मेटिक, तो नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पे साथ में पोटेशियम, ये दो रिक्वायर्ड हो गए। बर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप, तो क्लियर है क्योंकि हम क्लियर देख रहे हैं ये सब रूट टिप शूट टिप जो है वो डिवीजन का सेंटर होते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू को पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पोटेशियम का रोल हमने ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन में ही पढ़ा है, जब 4 कैटेगरी में फंक्शन के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो पोटेशियम हेल्प टू मेंटेन एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल, ठीक है। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। ओके, कौन सा एंजाइम था वहां पर? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी ओपनिंग क्लोजिंग की। देन प्लांट कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम का, पोटेशियम के लिए याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन तो K+ मतलब आयन के फॉर्म में है, दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यूज को चाहिए, बर्ड को चाहिए। देन इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब कैल्शियम जो है डाइवेलेंट के रूप में, दैट इज प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस, Ca2+ वैलेंसी उसकी। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्मेटिक एंड डिफरेंशिएटिक टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमने नया अलग पढ़ लिया। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। तो सबसे ज्यादा कैल्शियम का है कि कैल्शियम पैक्टेट जो है मिडिल लेमिला बनाती है, और कैल्शियम जो है इमोबाइल एलिमेंट होता है, इमोबाइल, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सेल वॉल में प्रेजेंट है, मोस्टली वो सेल वॉल में प्रेजेंट है, तो जो सेल वॉल नॉन लिविंग है हम वहां से कैसे विड्रॉ करेंगे? तो सेल कैल्शियम जो है वो इमोबाइल एलिमेंट में आता है, ठीक है, तो मिडिल लेमिला का कंपोनेंट है। इट इज ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल हो गया, माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। ओल्डर लीफ में एक्यूमुलेट हो जाता है क्योंकि ये इमोबाइल है। इट इज इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ओके। इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो सिंपल, पोटेशियम हमने देखा, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में, तो इसके यहाँ पर हमने देख लिया दैट इज कैल्शियम को माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में, कैल्शियम पैक्टेट मतलब मिडिल लेमिला में, और इमोबाइल एलिमेंट है। ये 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि वो जो एंजाइमेटिक एक्शन की बात कर रहे हैं तो वो हमें कई में मिल रहा है, स्पेसिफिकली क्वेश्चंस बनते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसलिए जो इनका इस तरीके से माइटोटिक स्पिंडल है या सेल वॉल है या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन वाले पॉइंट्स हैं, इनको बिल्कुल क्लियर रखिएगा। बाकी आप जितने भी आपने लिखे हैं वो सब याद करिए, लेकिन इनको स्पेशल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए इन पॉइंट्स को। इट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन देन मैग्नीशियम इट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट मैग्नीशियम, ठीक है। इट एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, ठीक है। तो यहाँ पर आप मतलब कई सारे एंजाइम्स के कोफैक्टर के रूप में तो काम कर रहा है। अब हम रुबिस्को और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ये एंजाइम पढ़ते हैं, वहाँ पर मैग्नीशियम आयन कोफैक्टर के रूप में रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीशियम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट की ज्वाइनिंग के लिए यही आयन की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीशियम इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, ओके। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि क्लोरोफिल की जो टेट्रापायरॉल स्ट्रक्चर शो करता है उसका जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है, ओके। अब सल्फर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, ओके। अब यहाँ पर बहुत एक जगह NCERT में सल्फर को मोबाइल एलिमेंट दिया, इमोबाइल एलिमेंट दिया है, और एक जगह पर मोबाइल एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो होता है रेडियली इमोबाइल होता है, इमोबाइल, ठीक है। ये चीज याद रखिए। यहाँ पर मतलब वो उसका रीजन ये रहता है, जहां कहीं पे भी सल्फर कार्बन के साथ बॉन्डिंग में है तो वो वहां से नहीं जाएगा, ठीक है।
और कहीं जगह पे है वो माइग्रेट कर जाए, लेकिन कार्बन के साथ इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो इसको इमोबाइल बनाती है। तो रीडिली इमोबाइल का मतलब ये हो जाएगा विलिंगली वो मतलब अपनी इच्छा से मतलब ईजिली नहीं मूव होता है, ये चीज़ है। तो जब कभी भी कैल्शियम एंड सल्फर ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको कैल्शियम टिक करना है, लेकिन बाकी जैसे और दूसरे एलिमेंट दिए हैं लाइक मॉलिब्डेनम दिया है, सल्फर दिया है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो उस केस में आपको सल्फर टिक करना होगा। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना होगा। ओके, तो सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड, सिस्टीन एंड मीथियोनिन। इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम विटामिन्स। थियामिन कौन सा है आपका? B1 है, बायोटिन B7 है, और कोएंजाइम ए जो है विटामिन B5 जो कि पेंटोथेनिक एसिड है उसके कोएंजाइम उसमें कोएंजाइम के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फेरिडॉक्सिन में भी हमें सल्फर देखने को मिलता है। तो हम साइटोक्रोम फेरिडॉक्सिन, तो फेरिडॉक्सिन में भी आयरन भी है और सल्फर भी है, साइटोक्रोम में आयरन होता है। तो ये चीज याद रखिए। तो फेरिडॉक्सिन जो है उसमें आयरन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं। देन सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। देन सल्फर, हाँ वो एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो ये सरसों होता है उसका जो एक क्या बोलते हैं उसे, दैट इज एक कड़वापन, या एक सरसों को जब कभी भी मस्टर्ड ऑयल को गर्म करो तो एक थोड़ी मिर्च जैसी वो उठती है, दैट इज उसमें जो सल्फर प्रेजेंट है उसी के कारण ही ये जो तीखापन जो इस ऑयल का होता है उसका कारण जो होता है सल्फर होता है। ठीक है, देन आयरन, अब ये माइक्रो एलिमेंट्स में हम आ गए जिनकी रिक्वायरमेंट लेस देन 10 मिलीमोल है पर ड्राई वेट के 1 kg में। तो आयरन, प्लांट ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन Fe3+। ठीक है, और इसका रिड्यूस फॉर्म जो होता है वो फेरस होता है, Fe2+ होता है। इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपेरिजन टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट। हम इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं, लेकिन ये माइक्रो एंड मैक्रो के बीच का ही एक तरीके से होता है, और जो है उनको काफ़ी कम अमाउंट चाहिए, उसके कंपैरिजन में आयरन अधिक अमाउंट में चाहिए रहता है, लेकिन है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द हाँ साइटोक्रोम का पार्ट है, और साइटोक्रोम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उनका वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें वो जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं तो वो जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं तो वो फेरस फॉर्म में आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं तो वो फेरिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो फेरिक इज ऑक्सीडाइज एंड फेरस इज रिड्यूस्ड। ठीक है, सो मुझे इसलिए कि मतलब मैं ये बता रही हूँ इसलिए हंस रही हूँ मैं खुद। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स। ठीक है, अभी हमने देखा सल्फर भी प्रेजेंट था फेरिडॉक्सिन में, एंड साइटोक्रोम में सिर्फ आयरन प्रेजेंट है, जबकि फेरिडॉक्सिन में सल्फर एंड आयरन दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब आप लोगों की केमिस्ट्री में मास्टरी है, तो ये मैं इतनी बेसिक चीजें आपको फेरिक और फेरस बता रही हूँ, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। ठीक है, then it is reversibly oxidized from ferrous to ferric during electron transfer. It activates catalase enzyme, ठीक है, and is essential for the formation of chlorophyll. तो catalase enzyme जो कि हम किस में पढ़ के आए हैं, साइटोलॉजी में, पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट होता है जो और कैटालिस एंजाइम जो है पेरोक्साइड दैट इज H2O2 को H2O और ऑक्सीजन में ब्रेक करता है, उस कैटालिस एंजाइम का कोफैक्टर के रूप में आयरन प्रेजेंट होता है। देन और स्ट्रक्चर क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, इट इज एब्जॉर्ब इन द, देन खत्म हो गया ये। इट एक्टिवेट कैटालिस एंजाइम एंड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ये हम पहले ही देख चुके हैं। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में टेट्रापायरॉल में जो सेंटर एटम मैग्नीशियम, टेट्रापायरॉल रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जबकि हीमोग्लोबिन करते हैं तो वहाँ जो सेंट्रल एटम होता है मैग्नीशियम की जगह आयरन हो जाता है। अब यहाँ पर इट इज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट जो है मैग्नीज का हम सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, उसमें इसका रोल होता है। अब ये मैग्नीज आयन के रूप में होगा। इट एक्टिवेट मैनी एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये यहाँ याद रखिए ये तीनों का। ठीक है, तो दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है, जो पायरुविक एसिड को
एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करता है, वहाँ पे भी इस आयन की रिक्वायरमेंट होती है। द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसके क्वेश्चन मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जिंक आयन के रूप में कार्बोक्सी ये इट एक्टिवेट वेरियस एंजाइम स्पेशली कार्बोक्सिलेज, तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज का मैंने आपको बताया है। इट इज ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। अभी हम फाइटो हार्मोन पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ेंगे, उसमें ऑक्सिन, और ऑक्सिन कई सारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सिन की सिंथेसिस के लिए जिंक चाहिए होता है। तो ये क्वेश्चन हमने डीपीएस में वैसे भी इतने बार किए हैं कि ये जस्ट रिकॉल में ही जा रहा है कि मेन जितना भी फंक्शन है वो हमने किया हुआ है। ओके, देन कॉपर, इट इज अब्सॉर्ब एट्स क्यूप्रिक आयन। तो इसका क्यूप्रस आयन, इसका क्यूप्रस क्या होता है, 1+ हो जाता है। ठीक है, तो क्यूप्रिक आयन के रूप में अब्सॉर्ब होता है, तो आयरन फेरिक आयन के रूप में अब्सॉर्ब होता है। इट इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट। तो ये इस तरीके के पॉइंट्स को उतना ज़्यादा ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, लाइक आयरन इट इज एसोसिएटेड विथ सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेडॉक्स रिएक्शन, इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम cupric to cuprous. Okay, then next, boron, it is absorbed in borate BO3 फॉर्म में, और B4O7 2-। ये सब चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ठीक है, और बोरॉन का फंक्शन जो है ये, हाँ इसको याद रखिए, बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, ये पॉइंट है पॉलन जर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ कैल्शियम अपटेक के लिए हमें बोरॉन चाहिए, पॉलन जर्मिनेशन के लिए चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सुक्रोज ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम में जब सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन होता है उसके लिए भी हमें बोरॉन चाहिए। ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, देन कैल्शियम के अपटेक के लिए, पॉलन जर्मिनेशन के लिए, और फ्लोएम में कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन के लिए। देन मॉलिबिडनम में तो एक नाइट्रोजिनेस, हम बिल्कुल अच्छे से सबको याद है कि उसकी नाइट्रोजिनेस एंजाइम का कोफैक्टर के रूप में मॉलिबिडनम प्रेजेंट होता है। इसे MoO2 के रूप में एब्जॉर्ब किया जाएगा। इट इज कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेस एंड, इसको तो हम बहुत अच्छे से याद रखते हैं, इसको भी याद रखिए, नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो दोनों एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में ये प्रेजेंट होता है। देन क्लोरीन, इट इज अब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन अलॉन्ग विथ सोडियम एंड पोटेशियम। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सॉलिड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन एंड एनायन कैटायन एक्सचेंज। इट इज एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग। मैग्नीज क्लोराइड हम MnCl2 देखते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, जिसके कारण, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने के कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। ओके, अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। अभी तो हमने देखा, इनके फंक्शंस देखे कि कौन क्या काम कर रहा है। ऑब्वियसली यदि किसी की कमी होगी तो जो काम पढ़े हम अभी इनके फंक्शन पढ़ के आ रहे हैं वो काम ठीक से नहीं हो पाएंगे। तो वेन एवर द सप्लाई ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट बिकम्स लिमिटेड, कम हो जाती है, प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। क्लियर है? ठीक है, विच कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इतना 10 चाहिए, लेकिन मैंने 10 तो मिनिमम चाहिए ही, और 10 की जगह मैंने 8 सप्लाई कर दिया तो वो डेफिशिएंसी हो गई। तो 10 तो चाहिए ही, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, उतना होना ही चाहिए। ठीक है, और उसके नीचे होने पर डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो जाते हैं, और उसके ऊपर होने पर टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। नहीं सॉरी, उससे ज़्यादा नहीं, एक एवरेज जो होता है उसका जो ऑप्टिमम रेंज है उससे ज़्यादा होने पर टॉक्सिसिटी सिम्टम देखने को मिलती है। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जिसके नीचे ग्रोथ रिटार्ड हो रही है वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। Since each element has one or more specific structural or functional role in plant, in the absence of any particular element, plant shows certain morphological changes. These और ये morphological changes क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी physiological activity proper नहीं हो रही है।
ठीक है, यदि हमें पत्ती पीली दिखाई दे रही है तो उसका कारण क्या है? एक मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म दैट इज उसकी फिजियोलॉजी, कि क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है आयरन और नाइट्रोजन की कमी के कारण, तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, दैट इज वो फिजियोलॉजी नहीं हुई, और उस फिजियोलॉजी के डिस्टर्ब होने के कारण मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, these morphological changes are indicative of certain element deficiency and are called deficiency symptoms. Deficiency symptoms vary from element to element. हर एक एलिमेंट का मतलब कुछ तो वो शेयर भी करते हैं, कि मैग्नीशियम नहीं है तो भी हमें क्लोरोसिस दिखाई देगा, आयरन नहीं है तो भी हमें क्लोरोसिस दिखाई देगा, ठीक है, नाइट्रोजन कम है तो भी हमें क्लोरोसिस दिखाई देगा। तो कई तो कॉमन सिम्टम्स शो करते हैं, और हर एक एलिमेंट का, जैसे पोलन जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो पोलन जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, पोलन बन रहे हैं लेकिन जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्लियर बोल देंगे कि इस प्लांट को बोरॉन की कमी हो गई है, ठीक है। तो और जब हम ये डेफिशिएंसी को दूर करेंगे तो प्लांट अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने लगेगा। However, if deprivation continue, it may eventually lead to the death of the plant. The part of the plant that show the deficiency symptom also depend on the mobility of the element in the plant. ठीक है, the part of the plant that show the deficiency symptoms also depend on the mobility of the element in the plant. अब जो मोबाइल एलिमेंट हैं उनका क्या होता है कि जैसे डेफिशिएंसी हो गई, ये मूव कर सकते हैं, तो जैसे जिस भी बायोमोलिक्यूल में प्रेजेंट है वो, तो ओल्डर लीव्स में इन बायोमोलिक्यूल को तोड़ दिया जाएगा, उससे मैं सोडियम बार बार बोल रही हूँ, दैट इज नाइट्रोजन रिलीज हुआ और यंगर पार्ट को पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि देखो ओल्डर लीव्स हैं, उनकी सेनेसेंस आने ही वाली है, जीर्णावस्था या उनकी मतलब वो गिरने ही वाली हैं, तो उनमें रखने की बजाय थोड़े दिनों बाद हमें ये काम करना ही है, तो इससे अच्छा हम थोड़ा पहले कर लें और यंग ग्रोइंग पार्ट्स को हम ये जो उनको पूरी की पूरी चीज़ें अवेलेबल करा दें, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे यदि कहीं फूड की डेफिशिएंसी है तो हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि मदर जो है अपना खाना कम करके बच्चों को खिला देती हैं, तो बिल्कुल वही चीज़ है कि ओल्डर लीव्स जो हैं वो अपना फूड निकाल करके ग्रोइंग एरिया को दे देती हैं, ठीक है। सो ये होता है द फॉर एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज विद इन द प्लांट एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, द डेफिशिएंसी सिम्टम टेम्प टू अपेयर फर्स्ट इन द ओल्डर लीफ। यदि किसी चीज़ के जो मोबाइल एलिमेंट है और उनकी कमी हो रही है तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें, क्योंकि ओल्डर लीव्स ने टूट करके इन जो डेफिशिएंट हो रहा है मिनरल उसको सप्लाई कर दिया ग्रोइंग पार्ट को, तो ग्रोइंग पार्ट में हमें कोई डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं दिखाई देंगे, जबकि ओल्डर लीफ में हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देंगे। Then, for example, the deficiency symptom of nitrogen, potassium, magnesium are visible first in the senescent leaf. ठीक है, ये मतलब क्लियर है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम जो है मोबाइल एलिमेंट है। इन द ओल्डर लीफ बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग दीज एलिमेंट आर ब्रोकन डाउन, पुरानी पत्तियों में ये टूटेंगे, ब्रेक किया जाएगा और इन एलिमेंट को रिलीज करके ग्रोइंग पार्ट में पहुंचा दिया जाएगा, मेकिंग दिस एलिमेंट अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू यंगर लीव्स। ओके, the deficiency symptoms tend to appear first in the young tissue whenever the elements are immobile, ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ओल्डर लीफ में वो वहीं रहेंगे, और यंग उनको देखो सॉइल में किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई, ओल्डर लीव्स में तो वो चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है, यंग जो पार्ट है वो उसमें मेटाबॉलिज्म होता जा रहा है, और ये सब इन एलिमेंट्स की कमी हो रही है, तो वो कमी के कारण वो पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म करने में इनकैपेबल हो जाएंगे, जिसके कारण इमोबिलाइज एलिमेंट के केस में जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं वो सबसे पहले ग्रोइंग पार्ट्स में दिखाई देते हैं, और मोबिलाइज के केस में ओल्डर लीव्स में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहीं ये लाइन डिस्प्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट लाइक सल्फर एंड कैल्शियम आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड हेंस आर नॉट रीडीली रिलीज्ड, ठीक है। यहाँ तो राइट दिया है, ये शायद तक ट्रांसपोर्टेशन वाले लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन वाली यूनिट में सल्फर को मोबाइल बोल दिया है, यहाँ तो ठीक बोला है इसने, ठीक है। और हमने रीजन देख लिया है कि जब कभी भी ये कार्बन के साथ बाउंड होता है तो ये इमोबाइल ही होता है। दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हमें मालूम है अब कि ये इमोबाइल है, सपोज कैल्शियम कम हो रहा है और हमें अपने प्लांट को बढ़ाना है, हमें
यंगर पार्ट्स में डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है या सल्फर की डेफिशिएंसी हो रही है। हमने कैटेगराइज करके सब चीज़ों को रखा हुआ है, ये इमोबाइल है, ये मोबाइल है। यंगर पार्ट्स में हमें देखने को डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले देखने को मिल रहे हैं, यानी क्लियर है ये इमोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी है। ओल्डर लीव्स में हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, यानी मोबाइल एलिमेंट्स की कमी हो रही है। तो इस तरीके से हम तुरंत आइडेंटिफाई करने में कैपेबल हो सकते हैं, और थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम शोन इन प्लांट, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंट प्लांट ग्रोथ। क्लोरोसिस दैट इज क्लोरोफिल नहीं बनेगा, जिसके कारण येलोइंग ऑफ लीफ देखने को मिलेगी। नेक्रोसिस दैट इज टिश्यू डिके होगा। इसके अलावा प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड बड्स हो जाएगा कैल्शियम वगैरह की कमी के कारण। देन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, स्टंट प्लांट ग्रोथ, ओवरऑल सभी मिनरल न्यूट्रिएंट। स्टंट प्लांट ग्रोथ सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के लिए हो जाता है। देन क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल, येलोइंग इन लीफ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट। अब हम यहाँ पर टेट्रापायरॉल सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड, स्ट्रक्चरल, ये सब सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। तो क्लोरोसिस जो होता है, क्लोरोसिस दैट इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, इन सब की कमी का रिजल्ट जो होता है क्लोरोसिस, इंडिविजुअल भी और कलेक्टिवली भी। ठीक है, then necrosis or death of tissue, particularly leaf tissue, is due to the deficiency of calcium, magnesium, copper, potassium. ठीक है, क ज्यादा है, कैल्शियम, कॉपर और ये के और मैग्नीशियम, याद करिए इसको। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेंशियल, नेक्रोसिस। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम सेल डिवीजन को इनहिबिट करेंगे। वैसे नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम फ्लावरिंग को डिले करेंगे। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिख सकता है कि किसकी वजह से सेल डिवीजन, इन किन ग्रुप की वजह से सेल डिवीजन इनहिबिट हो रहा है, किसकी वजह से हमें क्लोरोसिस देखने को मिल रही है, किसकी वजह से हमें नेक्रोसिस देखने को मिल रही है, और किसकी वजह से फ्लावरिंग में डिले देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छे से आज ही, यदि जिन्होंने याद नहीं किया वो जरूर कर लेना। अब हम यहाँ अभी ये जो पूरा लिखा हुआ है तो हम क्लियर देख रहे हैं कि एक ही सिम्टम्स के लिए कई एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, या एक एलिमेंट की कमी होने के कारण कई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। कई एलिमेंट की कमी के कारण एक ही सिम्टम्स आ रहा है, और एक एलिमेंट की कमी के कारण हमें कई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। वो ये चीज, क्योंकि एक एलिमेंट है वो कई टाइप की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर सकता है, इसलिए वो पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसके कारण एक पर्टिकुलर सिम्टम्स दिखाई देगा। ओके, so you can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptoms, and that the same symptom may be caused by the deficiency of one of the several different elements. Hence, to identify the deficient element, one has to study all the symptoms developed in all the various part of the plant and compare them with the available standard. मतलब सब कुछ लिखा, सबने काम कर दिया, हमें सिर्फ उनको देख के पता करना है कि हाँ इस प्लांट में वो सिम्टम्स को पढ़ के हमें देखना है कि हमने देख लिया कि रूट ग्रोथ नहीं हो पा रही, हम जाएंगे एलिमेंट चार्ट में उनके फंक्शन को देखेंगे किसके कारण रूट की ग्रोथ सप्रेस हो रही है। बस हमें सिर्फ मैच द कॉलम कराना है कुल मिलाकर के, बाकी सब हमारे लिए काम करके जा चुके हैं। We must also be aware that different plant also respond differently to the deficiency of the same element. मतलब कई बार ये भी होता है कि एक ही चीज की डेफिशिएंसी के सिम्टम डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट दिखाई देने लगते हैं। अब टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो जब जितनी रिक्वायरमेंट है, मान लो 10 से 15 मिलीमोल चाहिए और उसके अलावा मैंने उसको 20 के अमाउंट में दे दिया, प्लांट में वो 20 मिलीमोल के अमाउंट में चला गया, तो एक्सेस जो होता है वो भी पॉइजनस होता है। जहाँ डेफिशिएंसी भी खतरनाक है, वैसे एक्सेस प्रेजेंस भी खतरनाक होती है, जिसको हम मिनरल टॉक्सिसिटी के रूप में पढ़ते हैं। और मिनरल टॉक्सिसिटी में को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि एक जो मिनरल टॉक्सिक हो गया है, मतलब एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो गया है, वो दूसरे मिनरल्स को भी इंटरफेयर करेगा। जैसे हम मैग्नीज टॉक्सिसिटी में देखते हैं कि मैग्नीज अधिक अमाउंट में प्रेजेंट हो गया तो वो आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करेगा। ठीक है,
तो आयरन और मैग्नीशियम के भी एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करेगा। तो मैग्नीशियम सॉइल में पूरा सही अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन जब प्लांट के अंदर मैग्नीज अधिक है तो वो कैल्शियम को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सॉइल में सफिशिएंट है लेकिन काम नहीं आ पा रहा है, मैग्नीशियम और आयरन जैसे की बात करते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी का मतलब है कि दैट इज वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट उसकी जितनी ऑप्टिमम रेंज चाहिए थी उससे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये टॉक्सिसिटी सिम्टम्स कहलाते हैं। डेफिशिएंसी कमी, टॉक्सिसिटी अधिकता से है। द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑलवेज in low amount, while their moderate decrease causes the deficiency symptoms and a moderate increase causes toxicity. In other words, there is a narrow range of concentration at which the element are optimum. जैसे मैंने 10 से 15 का एग्जाम्पल लिया, 10 से नीचे गया डेफिशिएंसी, 15 से ऊपर गया टॉक्सिसिटी। Any mineral ion concentration in tissue that reduce the dry weight of tissue by about 10% is considerable toxic. ठीक है, ड्राई वेट का को जो भी ड्राई वेट निकलना चाहिए था उसका यदि उससे 10% कम निकल रहा है, दैट इज उसमें किसी न किसी मिनरल की टॉक्सिसिटी यानी वो अपने ऑप्टिमम रेंज से अधिक अमाउंट में प्रेजेंट है। सच क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट। हम जैसे मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रही हूँ 10 से 15, तो ये हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। मान लो किसी के लिए 6 to 9 है तो वो 10 पे पहुंचा तो टॉक्सिक हो गया, जबकि ये यहाँ पर 10 पे है तो ये ऑप्टिमम है। तो हर एक मिनरल का अपनी एक ऑप्टिमम रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक फेन। ठीक है, हमें दोनों ही चीज मालूम है, जो भी है यहाँ क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं हो रही, इस कारण से ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा है। It is important to know that manganese competes with iron and magnesium for uptake and with magnesium for binding with enzyme. ठीक है, यदि मैग्नीज की टॉक्सिसिटी है तो वो आयरन और मैग्नीशियम को अंदर आने ही नहीं दे रहा है, और जो मैग्नीशियम ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको जब वो मतलब मैग्नीशियम कुछ एंजाइम का को फैक्टर है तो वो उसको उसका काम भी नहीं करने दे रहा है। ठीक है, खुद अधिक अमाउंट में हो गया, सबका खेल बिगाड़ रहा है। ठीक है, इनको एब्जॉर्ब भी नहीं होने दे रहा और जो प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको भी उनका काम नहीं करने दे रहा है। मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स। तो 3 को अफेक्ट कर रहा है, देखो मैग्नीशियम को कर रहा है, आयरन को कर रहा है और कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को कर रहा है। देयरफॉर, और एक चीज और, जब ये सब सिम्टम्स दिखेंगे, क्लोरेटिक वेन दिख रही है तो फार्मर सोचने लगेगा कि या तो नाइट्रोजन कम हो रहा है या आयरन कम हो रहा है या मैग्नीशियम कम हो रहा है, जबकि वो सॉइल में सफिशिएंट प्रेजेंट है। ठीक है, और जबकि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, मैग्नीज के एक्सेसिव अमाउंट के कारण हो रही है। तो जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हैं वो कंफ्यूज करते हैं। Therefore, excess of manganese may in fact induce deficiency of आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जबकि सॉइल में सफिशिएंट है, लेकिन डेफिशिएंसी सिम्टम्स इनके दे रहे हैं। Thus, what appear as symptoms of manganese toxicity may actually be the deficiency symptoms of iron, magnesium and calcium, क्योंकि उनको काम नहीं करने दे रहा है भी है तो काम नहीं करने। Can this knowledge be of some importance to a farmer, a gardener or even you in your kitchen गार्डन? तो बिल्कुल डेफिनेटली ये बहुत मायने रखता है कि हम टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को बहुत अच्छी तरीके से समझें। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मिनरल एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन में क्लियरली देखा था एनायन कैटायन एक्सचेंज देखा था। इसके पहले वाले चैप्टर में 2 ही लाइन में हमने उसको समझा था कि जो सॉइल में एडहेयर है कैटायन, तो हम प्रोटॉन उनको देते हैं और वो कैटायन को रूट जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। हमने ये भी देखा था कि जो सॉइल में मिनरल हैं उनका कंसंट्रेशन रूट में प्रेजेंट कंसंट्रेशन से कम होता है, तो मोस्टली जो ट्रांसलोकेशन मतलब जो एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल आयंस का वो मोस्टली पेसिव होता है मोस्टली। लेकिन साथ में सॉइल, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन, सॉइल में मिनरल एलिमेंट का जनरली कॉन्सेंट्रेशन रूट में प्रेजेंट मिनरल एलिमेंट के कॉन्सेंट्रेशन से कम होता है, इसलिए हमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ती है।
ठीक है। लेकिन कुछ आयंस ऐसे भी हैं जो पेसिवली भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो मिनरल आयन का एब्जॉर्प्शन एक्टिव भी होता है और पेसिव भी होता है। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट हमें मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मच ऑफ द स्टडी ऑन मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट बाय प्लांट हैज बीन कैरिड आउट इन आइसोलेटेड सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। These study reveal that the process of absorption can be demarcated into two main phases, एक एपोप्लास्ट और एक सिम्प्लास्ट, ठीक है। In the first phase, an initial rapid uptake of ion into the free space. Free space क्या था? That is intercellular space and cell wall, और outer space of cell, free space या outer space of cell, the apoplast. तो एपोप्लास्ट को हमने सेल वॉल प्लस इंटरसेलुलर स्पेस रखा था। सेकेंड फेज में पहले उन्होंने यहाँ लिया, ठीक है, क्योंकि रूट हेयर भी है तो उसमें तो पहले सेल वॉल तो क्रॉस करेगा ही करेगा ना। इन द सेकेंड फेज द ऑफ अपटेक द आयन आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस, दैट इज सिम्प्लास्ट में लिया जाएगा। ये जैसे रूट हेयर है तो रूट हेयर में भी तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, पहले एपोप्लास्ट में जाएगा फिर सिम्प्लास्ट में जाएगा। और एक ऑप्शन इसके पास है कि ये एपोप्लास्ट होते होते वो एंडोडर्मिस तक पहुंच जाए, ठीक है। अब कुछ जो है, कुछ ने ये रास्ता चूज किया एपोप्लास्टिक पाथवे का टिल एंडोडर्मिस, अप टू एंडोडर्मिस, और जबकि कुछ ने क्या किया, इसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ चलेगा। या तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये पेसिव भी हो सकता है और यहाँ से यहाँ इनका एक्टिव भी हो सकता है। तो दोनों मोड से मिनरल एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है। देन द पेसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली ऑकर थ्रू, एक चीज गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, पेसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली ऑकर थ्रू आयन चैनल। आयन चैनल सेल वॉल में होते ही नहीं है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ एक्चुअली इसको लिखना चाहिए था सिम्प्लास्ट, ठीक है। The passive movement of ion into the symplast usually occur through ion channel, that is facilitated diffusion हो सकता है। The transmembrane protein that function as a selective pore, ठीक है। ये हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में देखा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इट कैन बी थ्रू कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन, तो वही चीज को बोल रहा है। देन ऑन द अदर हैंड द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयन टू एंड फ्रो द सिम्प्लास्ट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ, हाँ, जब कभी भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन है तो कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा और हमें किस चीज की जरूरत होगी, एटीपी की जरूरत होगी, ठीक है, सिंपल। तो एक बिल्कुल कंक्लूड करते हैं इस चीज को कि जब मिनरल एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो दो रास्ता चूज कर सकते हैं, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक चूज करेंगे तो वो फ्रीली कहाँ तक, फ्री स्पेस में कहाँ तक मूव करेंगे, अप टू एंडोडर्मिस, उसके बाद उनको सिम्प्लास्टिक होना ही पड़ता है। तो सिम्प्लास्टिक जो होगा वहाँ पर वो पेसिव हो सकता है, पेसिव अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर सकते हैं, या अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज अप हिल मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस जो होगी अप एटीपी के एक्सपेंडिचर पे होगी। ओके, हमने क्लियर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन्स को पहले बाहर भेजा जाएगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी एक्सपेंडिचर के थ्रू प्रोटॉन को बाहर भेजा जाता है, और फिर जब प्रोटॉन अब अंदर आता है, वापस सेल के अंदर आता है, तो अपने साथ किसी और को लेकर के आ जाता है, वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। तो यहाँ हम मिनरल न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में देखते हैं तो इट कैन बी पेसिव और एक्टिव बोथ। ओके, तो ये है। Then the movement of ion is usually called flux. अंदर जाएंगे तो इनफ्लक्स, बाहर जाएंगे तो ई फ्लक्स, ठीक है। सेल से बाहर जाएंगे तो ई फ्लक्स, अंदर जाएंगे तो इनफ्लक्स, ठीक है। आज ही इसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होना है, तो आप एक छोटा सा ब्रेक लो, फिर हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।